छुट्टी च रखना था आज। खैर कहाँ गए सब लोग? तो कल मैंने क्या बताया कि रिएक्ट का जो अपन ने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसका मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं वो सब बताया, बराबर। मॉर्निंग। अरे कहाँ था तू? यार तबीयत खराब चल रहा है बराबर। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होता? हाँ, क्रिएट करने के बाद क्रिएट कैसा करते हैं? npx है वो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर तुम्हारे एप्लीकेशन का नाम देना होता है कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा प्रोजेक्ट तुम लोग बना रहे हैं। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम देने से एक रिएक्ट का ऑटोमेटिकली टेम्पलेट या प्रोजेक्ट बन जाता है। मींस दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्ट। मतलब अगर तुमको रिएक्ट में कोडिंग करना है या रिएक्ट में स्टार्ट करना है काम करने के लिए, तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करने का। और मैंने क्या बताया फिर, कैसे ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चलता है और कैसे हम लोग एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा। एक बार तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया तो कहाँ से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन? हाँ, रिएक्ट का एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, कौन सा HTML? index.html से चालू होता है। कोई भी एप्लीकेशन index.html में स्टार्ट होता है, तो ये पब्लिक फोल्डर में तुम्हारे पास index.html है। एक्चुअल में ये index.html ही तुम्हारे ब्राउजर के अंदर रन होता है। अब ये index.html में उन्होंने क्या करा हुआ है, एक एक div लिया हुआ है, उसको आईडी दिया हुआ है रूट, उसको आईडी दिया हुआ है रूट। और अपने src फोल्डर में अपन जाएंगे तो यहाँ पे एक index.js फाइल है। जावास्क्रिप्ट भी फाइल index.js से चालू होती है, HTML की भी फाइल जो है index.html में ही चालू होती है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो रूट है उसको हमने लिया, उसके थ्रू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट बोल के एक रूट का आईडी दे दिया। और ये रूट को जो मिला रिटर्न में रिएक्ट का डॉम का वेरिएबल, वो रूट डॉट रेंडर मेथड कॉल किया हमने। और ये रेंडर मेथड से हम लोगों ने हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर किया। ये स्ट्रिक मोड में डाला उसको, फिर स्ट्रिक मोड तो मैंने तुमको बताया, तो जस्ट रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड लिख दिए तो स्ट्रिक मोड आ जाता है।
देन वी हैव ऐप कंपोनेंट, और ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने डाल दिया। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी अभी रिएक्ट में, व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। क्या है ये? कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। यहाँ पे हर चीज क्या है? HTML रिटर्न करता है, दैट इज अ कंपोनेंट। ओके, रिटर्न क्या करता है? उसका एडिशन नंबर में रिटर्न करता, नंबर रिटर्न कर। सो index.js से हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, बराबर। यहाँ पे पहले तो अपना एप्लीकेशन तो एक्चुअल में HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट इस समझने वाला है इन द एंड में, बराबर। अब रिएक्ट स्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है अपना एप्लीकेशन को जब हम लोग बिल्ड बनाएंगे, इन द एंड हम लोगों को वो क्या करेगा? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल ही देगा इन द एंड। खैर, वो तो ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन जो है ये पब्लिक फोल्डर से चालू होता है, index.html से चालू होता है। वहां पे एक डिव है, और ये डिव के अंदर ही अभी मेरा पूरा सिंगल पेज एप्लीकेशन रहेगा।
ठीक है, फिर बाद में हमारे पास ये एसआरसी फोल्डर था। एसआरसी फोल्डर्स में हमारे पास जितने भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे या फंक्शंस बनाएंगे या फॉर्म बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, वो सब हम लोग के पास कहाँ रहेगा, एसआरसी फोल्डर के अंदर रहेगा। एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फाइल है index.js। index.js और index.html ये दोनों भी फाइल्स जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट कहलाए जाते हैं, मतलब जहां से ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रोग्राम चालू हो सकता है। या जैसा कि अपन index.html के थ्रू ये बिल्ड फोल्डर में मैंने कल तुमको बताया, अगर मैंने ये index.html को ओपन विथ लाइव सर्वर करा तो मेरा पूरा एप्लीकेशन एज इट इज लोड हो जा रहा। तो मेरा काम खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगा, बिल्ड बनाऊंगा। बिल्ड क्यों बनाते हैं, बिल्ड क्या करता है, तुम्हारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स वगैरह को मिनीफाई कर देता है, चंक्स में कर देता है, या ऐसा कर देता है। तो तुम्हारा भले ही कुछ समझ में नहीं आता है इसमें, बट ये तुम्हारा ही कोड लिखा हुआ है, बट इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई तुम्हारा कोड देख ना पाए। वैसे तो ब्राउजर में जाएंगे तो तुम्हारा कोड तो दिख ही जाएगा बट बट ये इस तरह से इन द एंड भले ही तुम index.js के अंदर कोड लिख रहे हो, app.js के अंदर कोड लिख रहे हो, फिर और तुम खुद के कंपोनेंट्स बनाओगे, ऐसा तुम बहुत सारे फाइल्स में कोड लिखेंगे, बट इन द एंड क्या होने वाला है, एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी, एक या दो से तीन जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी, वो भी एक मेन जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर बाकी फाइल्स क्या होंगे, लिंक होंगे। और उस तरीके से एक ये बिल्ड बनेगा तुम्हारा और वो बिल्ड डिप्लॉय होगा। ठीक है, सो index.js के अंदर हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। इसमें ये सब इंपोर्ट स्टेटमेंट बोले तो या तो ये खुद के इंपोर्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं, या तुमको कोई लाइब्रेरी यूज करना है जैसे कि एक्सियोस को यूज करना है तो तुम इंपोर्ट करोगे। तो या फिर अभी देखो यहाँ पे हमको रिएक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो हमने क्या किया, रिएक्ट को इंपोर्ट किया, बराबर। हमको रिएक्ट डॉम की जरूरत पड़ रही है तो हमने रिएक्ट डॉम का इंपोर्ट किया। हमने जो क्लासेस लिखे हैं, मतलब जो हमने सीएसएस लिखे हैं, वो index.css के अंदर लिखे हैं बॉडी के लिए और कोड के लिए। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इंपोर्ट डॉट बैक स्लैश, मतलब यही फोल्डर के अंदर ये जहाँ पे index.js है वहीं से हमने index.css को इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने खुद का एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है ऐप ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट बोले तो मेरा एप्लीकेशन कंपोनेंट। ये एप्लीकेशन कंपोनेंट को क्या करा मैंने, इंपोर्ट करा। तो मैं देखूंगा तो ये app.js तो मैंने ही लिखी है, या फिर ये हमने ही लिखी हुई है फाइल है। तो ये app.js को उसने इंपोर्ट किया, तो यहां से एक्सपोर्ट होना चाहिए इसने। तो एक्सपोर्ट कहां से होता है, यहां से होता है। मतलब तुम वो फाइल में उसको ले रहे हो तो कोई फाइल में तुमको उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप, मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं बोले तो मैं कोई भी फाइल में जाके इंपोर्ट लिखूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, बराबर। ये HTML मेरे को कहीं पर भी मिल जाएगा, बराबर। तो कंपोनेंट रीयूजेबल है बोलते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल, कंपोनेंट्स आर फंक्शंस, बराबर। और फंक्शंस को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बराबर। तो तो कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल कैसा, तो अभी ये app.js तुम लोग एक बार बना लो और इसको 10 जगह इंपोर्ट कर लो, क्या जाता, एक बार एक्सपोर्ट कर लो और 10 जगह इंपोर्ट करके यूज कर लो, बराबर। समझ में आ रहा है। और दूसरा डिफरेंस कि अगर ये फंक्शन होता तो अपन क्या करते थे, अभी अभी ये फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पर अभी ये फंक्शन है तो तुम बोलेंगे कि अपन इसको यहाँ पे ऐसा कॉल कर देते।
बस एक ही डिफरेंस है रिएक्ट के अंदर कि फंक्शन जो रहता है ये कंपोनेंट रहता है और ये कंपोनेंट क्या करता है, HTML रिटर्न करता है। जब ये HTML रिटर्न करता है तो इसको HTML टैग के अंदर होना चाहिए, बराबर। तो जो भी तुम फंक्शन कंपोनेंट बनाते हो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, HTML टैग बन जाते हैं। कौन से, जैसा कि IMG टैग है तुम्हारे पास, बराबर। IMG टैग है क्या नहीं तुम्हारे पास? वैसी जब ये तुमने वो IMG टैग कौन बनाया, वो HTML लाइब्रेरी जिसने भी लिखा होगा या HTML और ब्राउजर को सपोर्ट करने के लिए टैग बनाया था उसने, तो वो टैग है वो। लेकिन अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं, और कंपोनेंट बना रहे बोले तो कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, HTML। तो अब इसको ना डायरेक्टली ऐसा नॉर्मल तरीके से कॉल नहीं कर सकते, इसको कॉल करने का है तो टैग के तरीके से कॉल कर रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐप लिखता हूँ और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, या तो सेल्फ क्लोजिंग हो सकता है, या तुम इसको अगर सेल्फ क्लोजिंग नहीं लिखना है तो नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हो उसको, ऐसे वाला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अभी क्या बन गया, ऐप HTML टैग बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वो रिएक्ट कंपोनेंट है, और रिएक्ट कंपोनेंट टैग क्यों बना, क्योंकि वो HTML रिटर्न कर रहा है। अब जब HTML रिटर्न करके एक फंक्शन में लेके, एक वेरिएबल में HTML लेके क्या करेंगे तुम लोग, तो ऑटोमेटिकली जो भी इन्हें यहाँ पे ये चीज रिटर्न कर रहा, मतलब पूरा डिव और ये पूरा HTML उन्हें यहाँ पर रिटर्न कर रहा, तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ जाने वाला है, यहाँ पे जाने वाला है। और यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से क्योंकि अपन ने ये रेंडर मेथड यूज करके, रूट एलिमेंट यूज करके लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाने वाला है, इंडेक्स डॉट HTML के रूट के डिव के अंदर चले जाने वाला है। समझ में आ रहा? तो इन द एंड तुम्हारे पास क्या मिलने वाला है, इन द एंड तुम लोगों के पास, इन द एंड तुम लोगों के पास HTML ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या ये समझना जरूरी है। सो हर एक फंक्शन in a React is called a, not every function, the function that returns an HTML is called a component, and every component is a customized tag। क्या होता है ये, हाँ मतलब तुम खुद बना रहे हो, कस्टम बोले तो ये इमेज टैग नहीं है, ये फॉर्म टैग नहीं है, ये इनपुट टैग नहीं है, ये तुमने खुद ने बनाया हुआ टैग है। अभी तुमने खुद ने बनाया हुआ कंपोनेंट है, मतलब तुमने खुद ने बनाया हुआ टैग है। अब इसको अगर कॉल करना है तुमको, ये फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तुमको, तो नॉर्मल फंक्शन में डायरेक्ट करली राउंड ब्रैकेट देके तुम लोग फंक्शन को कॉल कर देते थे, बट ये फंक्शन ऐसा कॉल होगा क्या, नहीं। मतलब ये फंक्शन को सही तरीका कॉल करने के लिए उसको टैग में डाल दो तो उन्हें कॉल हो जाएगा। तुम जितनी बार डालेंगे, तुमने ऐसा यहाँ पे एक बार लिखा और एक बार लिखा, तो तुमने क्या करा, यहाँ पे दो बार कॉल करा है ऐप कंपोनेंट। समझ में आ रहा है, दो बार कॉल करा तो ये देखो दो बार दिख रहा है तुमको। क्यों, क्योंकि दो बार HTML रिटर्न कर रहा हूं, बराबर। समझ में आएगा ये, every component returns an HTML। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? और अगर वो रिटर्न कर रहा है HTML, सो इट इज एक्टिंग एज अ कस्टमाइज्ड टैग नाउ। अभी जावास्क्रिप्ट को थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं हम लोग। HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर आ चुका है अभी। हम लोग का HTML का फाइल अलग नहीं है और जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग नहीं है। CSS का फाइल भले ही अलग है, CSS का फाइल हमने अलग रखा है। नहीं भी रखते थे तो इसके अंदर भी रख सकते हो तुम, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये समझा क्या सबको?
करके देखो ये। अच्छा ठीक, करके क्या, ये तुमने सबने अपने अपने एप्लीकेशन बनाया हुआ है ना, अपने अपने सिस्टम पर एप्लीकेशन सब लोग ने बनाया हुआ है, राइट। npx create react ऐप से तुम लोग ने एप्लीकेशन बनाया है। सबको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ के आया? तो SRC में अपना मेन फोल्डर है, और तुमने इसको स्टाइलिंग कैसे दिया? अब अपन app.js में आ गए। अब app.js में सिर्फ यहाँ पे रिएक्ट में नॉर्मल रिएक्ट और सॉरी नॉर्मल HTML और रिएक्ट में कुछ दो तीन गिने चुने डिफरेंस है। एक तो क्या है कि यहाँ पे जो HTML में अपन div वगैरह लिखते हैं, उसको जो क्लास देते हैं, यहाँ पे क्लास की जगह क्या लिखते हैं? क्लास नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ के HTML में? क्लास के जगह क्या लिखते हैं? क्लास नेम लिखते हैं। और एक दो चीजें हैं वो जैसा जैसा आएंगी मैं बताऊंगा, बट एक मेजर डिफरेंस इसके HTML में और नॉर्मल अपन जो HTML लिखते हैं उसमें क्या है कि वहां पे सिर्फ अपन क्या लिखते थे? क्लास। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? खाली क्लास नेम लिख रहे हैं। अब ये ऐप बोले तो क्या है? एक क्लास है। कहाँ पे क्लास है? ये app.css के अंदर इसमें इंपोर्ट की हुई है। तो देखो ये ऐप क्लास में टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा हुआ है। फिर बाद में ऐप हेडर के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऐप हेडर के अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया उन्होंने, मिनिमम हाइट दे दिया उन्होंने, फ्लेक्स बॉक्स दे दिया, कॉलम वगैरह। ये सब CSS देखे जैसा नॉर्मल CSS की फाइल है, जो नॉर्मल तुम लोग की CSS की फाइल रहती है वही फाइल है ये, राइट। और बाद में तो तुमको पता ही है, ये A टैग पता है, P टैग पता है, इमेज टैग पता है, हेडर टैग पता है, div टैग पता है, कोड टैग पता है, प्री टैग बोलते हैं इसको, कोड टैग भी बोलते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को यहां तक और फोल्डर स्ट्रक्चर समझने में? अपना पहला कंपोनेंट, खुद का कंपोनेंट बनाते हैं अभी अपन, थोड़ा सा यहाँ पे देखकर। Definition. It states that it is a JavaScript library for building user interfaces. It is important to understand the two different parts of this definition. React is a JavaScript library and not a framework. The words library and framework mean different things in different contexts, and this could be a point for or against React. What's important to remember here is that React is small and it's not a complete solution. You will need to use other libraries with React to form solutions. React does not assume anything about the other parts in any full solution. It focuses on just one thing, which is the second part of the definition, building user interfaces. A user interface is anything we put in front of users to have them interact with a machine. User interfaces are everywhere, from the simple buttons on a microwave to the dashboard of a space shuttle. If the device we're trying to interface can understand JavaScript, we can use React to describe a user interface for it. Since web browsers understand JavaScript, we can use React to describe web user interfaces. I like to use the word describe here because that is what we basically do with React. We just tell React what we want and it will build the actual user interfaces on our behalf in the web browser. Without React or similar libraries, we would need to manually build user interfaces with native web APIs and JavaScript, and that is not as easy. When you hear the statement that React is declarative, this is exactly what it means. We describe user interfaces with React and tell it what we want, not how to do it. React will take care of the how and translate our declarative descriptions, which we write in the React language, to actual user interfaces in the browser. Of course, HTML itself is a declarative language, but with React, we get to be declarative for HTML interfaces that represent dynamic data, not just static content. Let's go back to React being a library and not a framework, and let me answer this question. How exactly is not being a framework a good thing? Frameworks serve a great purpose, especially for young teams and startups. When working with a framework, many smart design decisions are already made for you.
which gives you a clear path to focus on writing good application-level logic. However, frameworks come with some disadvantages as well. For experienced developers working on large code bases, these disadvantages are sometimes a deal breaker. Let me name two of the important disadvantages about using a framework. Frameworks are not flexible, although some claim to be. Frameworks want you to code everything a certain way. If you try to deviate from that way, the framework usually ends up fighting you about it. Frameworks are also large and full of features, and that make them hard to customize for specialized cases. If you need to use only a small piece of a framework, you usually have to include the whole thing. This is changing today, but it is still not ideal. Some frameworks are going modular, which I think is great, but I am a big fan of the pure Unix philosophy to write programs that do one thing and do it well. And React follows this philosophy because it is a small library that focuses on just one thing, enabling developers to declaratively describe their user interfaces and model the state of these interfaces. Here's a summary of the reasons why I think React gained this massive popularity. Working with the DOM API is hard. React basically gives developers the ability to work with a virtual browser that is friendlier than the real browser. When React was first released, I remember there was a lot of buzz around the performance of its virtual DOM, which we will talk about shortly. The virtual DOM performance is certainly a nice plus, but I think what developers like more about this is the fact that they wouldn't need to deal with the DOM API. Some people don't like this second point, but you'll often hear that React is just JavaScript. What that means is that there is a very small React API to learn, and after that, your JavaScript skills are what make you a better React developer. This is a big advantage over libraries with bigger APIs. Learning React pays off big time for iOS and Android mobile applications as well. React Native allows you to use your same React skills to build native mobile applications. You can even share some logic between your web, iOS, and Android applications. The React team at Facebook tests all improvements and new features that get introduced to React right there on Facebook.com, which increases the trust in the library among the community. It is rare to see big and serious bugs in React releases because they only get released after thorough production testing at Facebook. Most importantly, remember the one thing that React does exceptionally well. React established a new language between developers and browsers that allowed developers to declaratively describe stateful user interfaces. This means instead of coming up with steps for the transactions on their interfaces, developers just describe the interfaces in terms of a final state, like a function. When transactions happen to that state, React takes care of updating the user interfaces based on that. If someone asks you to give one reason why React is worth learning, this last one is the one. If you need to convince someone about React, you can send them to this article, which summarizes what we covered in this video. However, to keep the course short, I'll stop babbling about the why and get you started on the what and the how next. Their internal state, not their properties. This is a core idea to understand in React, and I'll have many examples for you to bring it home. 3 simple and fundamental concepts that you need to understand. The first concept is its components. With React, we describe user interfaces using components. If the term component sounds scary to you, you can really think of components as just functions. In fact, simple React components are actually just vanilla JavaScript functions, as we'll see in the next video. In any programming language, we invoke functions with some input, and they give us some output in return. We can reuse functions as needed and compose bigger functions from smaller ones. React components are exactly the same. They receive certain input objects, and they output a description of a user interface. We can reuse a single component in multiple user interfaces, and components can contain other components. ये definition of component लिख दो. क्या है component? Components are like function. They take input. Input में क्या लेते हैं ये लोग? Props या state लेते हैं, और output में क्या देते हैं तुमको? User interface देते हैं, UI देते हैं, मतलब HTML return करते हैं, बराबर? UI बोले तो सामने जो दिखता, जो भी सामने दिखता, कहीं पर भी रहने दो, वो ब्राउजर में जो भी सामने दिखता, मेजरली ब्राउजर में जो सामने दिखता, वो कहां से बना हुआ है? HTML से बना हुआ है. या फिर तो रिएक्ट क्या है?
रिएक्ट, व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट्स पूछता है इंटरव्यूअर। रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या है पूछा तो क्या आंसर देने का? व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट्स? For React components are like functions, are similar to that of functions that take input argument as props or state, props or state, yeah, props and state, and it will return you the output of that function would be UI, user interface. It would be UI, user interface, and these components are reusable and कंपोजेबल। रीयूजेबल बोले तो मतलब इसको वापस से तुम रीयूज कर सकते हो और वापस से इसको कंपोज कर सकते हो। However, you don't really invoke a React component. You just use it in your HTML as if it was just a regular HTML element. तो यहाँ पे अपन इन्वोक करते क्या? इन्वोक बोले तो उसको कॉल कैसा कर रहे थे? इन्वोक बोले तो कॉल करना। हाँ, तो अब यहाँ पे इन्वोक करने के वास्ते से डायरेक्ट फंक्शन का नाम और ब्रैकेट लेके इन्वोक नहीं करते जैसा फंक्शन को करते। तो हाउ डू वी कॉल अ फंक्शन कंपोनेंट, या फिर हाउ डू वी कॉल अ रिएक्ट कंपोनेंट? रिएक्ट कंपोनेंट को इन्वोक कैसे करते हैं? इन द HTML टैग तुम लोग वो कंपोनेंट का नाम को एज अ टैग देंगे और उसको कॉल करेंगे। समझ में आ रहा है ये? How do you invoke an HTML component, React component? How do you invoke a React component? You call it via this name of the component, and then you just give it the tag, HTML tag के अंदर डाल देंगे। Also, unlike pure functions, a React component can have a private state to hold any data that may change over the lifecycle of the component. This ties to the second concept about React, its nature of reactive updates. React's name is the simple explanation for this concept. When the state of a React component, the input, changes, the user interface it represents, the output, changes as well. This change in the description of the user interface has to be reflected in the device we are working with. In a browser, we need to regenerate the HTML views in the DOM tree. With React, we don't need to worry about how to reflect these changes or even manage when to take changes to the browser. React will simply react to the changes in a component's state and automatically update the parts of the DOM that need to be updated. The third concept about React is its virtual representation of views in memory. Okay, this might sound a bit weird, but to build HTML web applications with React, we don't write HTML at all. We use JavaScript to generate HTML. Let me tell you why. When your web application receives just the data from the server in the background with Ajax, you need something more than HTML to work with that data, and you have two options. You can use an enhanced HTML template that has loops and conditionals, or you can rely on the power of JavaScript itself to generate the HTML from the data. Both approaches have advantages and disadvantages. React embraces the latter one and eliminates the extra step needed to parse an enhanced HTML template. One big advantage for this HTML and JavaScript approach is how it enables React to keep and use a virtual representation of HTML views in memory, which is commonly known as the virtual DOM or the tree reconciliation algorithm. React uses the virtual DOM to compare versions of the UI in memory before it acts on them. I'll show you the practical value of that once we're comfortable with the basic syntax of React. Let's go back to the concept of the component. A React component can be one of two types. It can be either a function component or a class component. Both types can be stateful and have side effects, or they can be purely presentational. You should learn them both, but prefer to use function components over class. तो React के अंदर दो चीजें है, एक तो React के फंक्शन कंपोनेंट है और क्लास कंपोनेंट है। पहले जब रिएक्ट चालू हुआ था 2014, 15, 16 में, पहले क्लास कंपोनेंट ही थे रिएक्ट के पास। अभी अभी रिएक्ट ने फंक्शन कंपोनेंट में माइग्रेट हुआ है रिएक्ट। तो फंक्शन कंपोनेंट को भी हुक्स भी बोलते हैं, हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तुम लोगों को दोनों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यूअर तुमको पूछता है
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट, क्या डिफरेंस है वगैरह, ये वो सब चीजें पूछता है। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ देम, बट काम करने के पर्सपेक्टिव से हम लोग क्लास कंपोनेंट अभी कोई नहीं यूज कर रहा है, हम लोग सब लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शन कंपोनेंट। ये फंक्शन कंपोनेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ, रिएक्ट के 16.4 वर्जन के बाद। जितने भी अभी रिएक्ट का 18-19 वर्जन चल रहा है, 16 वर्जन के बाद सब लोगों ने रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स यूज करना चालू किया। क्लास कंपोनेंट कोई भी यूज नहीं कर रहा है आज के डेट में, बट यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ देम टू। और आजकल कैसे जॉब भी आते हैं, मतलब कभी कभी खासकर जो कंपनीज ने स्टार्टिंग में ही रिएक्ट को अडेप्ट कर ली थी बराबर, तो उन लोग के अभी भी कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्लास कंपोनेंट होंगे। अब उनको कोई ना कोई डेवलपर होना होगा जो कि ये क्लास कंपोनेंट को क्या करे, माइग्रेट करे फंक्शन कंपोनेंट में बराबर। तो उस वजह से भी इंटरव्यू में क्लास कंपोनेंट, और अगर उनका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि वो लोग जो बच्चे हायर कर रहे हैं उन लोग की जिम्मेदारी है कि यू हैव टू कन्वर्ट द क्लास कंपोनेंट इनटू फंक्शनल कंपोनेंट, तो वो लोग दोनों के क्वेश्चन पूछेंगे तुमको। समझ में आ रहा है? नहीं तो मोस्टली आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर ही आ रहे हैं मेनली। कोई क्वेश्चन किसी को? So React components can be class component as well as function component. मैं तुमको बताता हूं कि अभी ये फंक्शन लिखा तुमने बराबर, इसको अगर मेरे को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का है तो इसको अगर मुझे क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ क्या करना है, फंक्शन को क्या करना है, क्लास लिखना है, क्लास में ब्रैकेट नहीं रहे। और क्या होता है कि अभी जब क्लास लिख दिया तो क्लास के अंदर क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता है, कंस्ट्रक्टर मेथड रहता है, फिर बाद में एक क्या आता है, इसके वास्ते एक रेंडर मेथड ली हुई है, क्या है, रेंडर मेथड है। और ये रेंडर मेथड के अंदर ये रेंडर मेथड जो है, ये रेंडर मेथड रिटर्न करता है एक HTML। ये रेंडर मेथड क्या करता है, HTML। तो अब मैंने क्या कर दिया, एक क्लास का एक फंक्शन कंपोनेंट को क्या कर दिया, क्लास कंपोनेंट विथ रेंडर मेथड। अब मैं वापस मेरा एप्लीकेशन चलाऊंगा तो नहीं चल रहा है। कंस्ट्रक्टर मेथड तो लगेंगी, इसको कंस्ट्रक्टर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्या गलत कर रहा हूं मैं, हाँ एक्सटेंड्स कंपोनेंट लिखना होता है इसको, क्या लिखना होता है, ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ठीक है, तो बस, तो मैंने क्या कर दिया, अभी सेम चीज क्लास कंपोनेंट थी, अब सेम चीज वैसी की वैसी चल रही है, बट कैसे चल रही है, क्लास कंपोनेंट से। कंपोनेंट बोले तो
यूजर इंटरफेस डिफाइन करने के लिए टेक्स प्रॉप्स और स्टेट एज एंड रिटर्न्स एचटीएमएल। तो इन्हें भी क्या कर रहा, रिटर्न रेंडर, बस इतना है कि इन्हें रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न क्या कर रहा, एचटीएमएल कर रहा। और इसको यूज कैसे कर रहे हैं अपन, इन्वोक कैसे कर रहे हैं, इन्वोक बोले तो कॉल कैसे कर रहे हैं, सेम एक टैग बना के एचटीएमएल के अंदर कॉल कर रहे। समझ में आ रहा है? खैर इसको और डिटेल में, ये तो बहुत सिंपली मैंने बस लिख दिया। और ये जो कंपोनेंट है, एक्सटेंड कंपोनेंट बोले तो ये रिएक्ट लाइब्रेरी से अपन ये कंपोनेंट को ले रहे, रिएक्ट के पूरे फीचर्स वो यूज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने एक ऊपर का जो सेम अपना क्या था, फंक्शन कंपोनेंट था, तो फंक्शन कंपोनेंट अभी थोड़ा सा इजियर है क्लास कंपोनेंट से, बट तुमको पता होना चाहिए एक फंक्शन कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में और एक क्लास कंपोनेंट को फंक्शन कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे। Class components because they're really much simpler. Class components, however, are a bit more powerful. In this course, I'll use a mix of these two types so that we can learn them both. Both types can be compared to regular functions when it comes to their contract. They use a set of props and state as their input, and they output what looks like HTML but is really a special JavaScript syntax called JSX. The props input is an explicit one. It is similar to the list of attributes an HTML element can have. The state input is an internal one, but is really the more interesting one because of how React uses it to auto-reflect changes in the browser. These two input objects have one important difference. Within a component, the state object can be changed, while the props object represents fixed values. Props are immutable. Components can only change their internal state, not their properties. This is a core idea to understand in React, and I'll have many examples for you to bring it home. Okay, let's talk about this syntax that looks like HTML but is not really HTML. Here's a full example. This is a simple React class component. ये अपन ने डायरेक्टली कंपोनेंट यूज करे थे ना अपन ने, यहाँ पे ये देखो, ये एक एग्जांपल जो क्लास कंपोनेंट का है, खाली यहाँ पे ये कंपोनेंट को उन्होंने डायरेक्टली रिएक्ट से भी ले सकते हैं। तो ये देख रहे हो तुम लोग, अभी अपन जो भी अभी तक यहाँ पे ये कोडिंग कर रहे हैं ना, ये क्या कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, किसमें कर रहे हैं, जेएस फाइल में कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेएसएक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जेएसएक्स बोले तो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल एक्सटेंशन बोलकर कुछ तो भी है। जेएसएक्स से क्या होता है, एक्चुअल में ना रिएक्ट को ये डिव भी समझ में नहीं आता। रिएक्ट को ऐसा डिव नहीं समझ में आता। अगर तुमको रिटर्न करना है ना, तो तुमको क्या लिखना पड़ता है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट है पूरा। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये क्रिएट एलिमेंट में अपन क्या दे रहे हैं, एक डिव एलिमेंट बनाना है मुझे। ये डिव एलिमेंट को मेरे को क्लास नेम देना है। क्लास नेम मुझे क्या देना है, ऐप देना है। समझ में आ रहा है क्या? ये जो नीचे का है, ये डिव बनाने के वास्ते इतना सा, यहां से लेके यहां तक डिव बनाने के वास्ते मेरे को क्या करना पड़ रहा था, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ रहा है। अब इसके अंदर अगर लिखने का है दूसरा एलिमेंट, तो कॉमा देके वापस मैं क्या करूंगा, इसका चाइल्ड अगर बनाना है तो रिएक्ट डॉट वापस क्रिएट एलिमेंट, वापस इसके अंदर और एक मेरे को डिव बनाना है, ये एक h1 टैग डालना है इसके अंदर, समझ लो h1,
और इसको एक अलग CSS देना है, कोई CSS नहीं देना है तो नल लिखो, और फिर बाद में उन्होंने क्या दिया और उसकी वैल्यू दिया उसने, उसके अंदर क्या रहेगा, गेटिंग स्टार्टेड। समझ में आ रहा है क्या? तो एक्चुअल में अपने को ऐसा लिखना पड़ता है रिएक्ट के अंदर। अपन ऐसा लिख सकते क्या? कितना अंदर अंदर घुस के लिखेंगे अपन ऐसा? हाँ, अगर मैंने ऐसा लिखा तो देखो क्या आया, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो रिएक्ट को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, रिएक्ट कॉमा, ठीक है। ये देखो गेटिंग स्टार्टेड प्रिंट हुआ, कैसे प्रिंट हुआ गेटिंग स्टार्टेड है? हाँ हाँ, मतलब पहले तुमने एक डिव बनाया, क्रिएट एलिमेंट डिव बनाया, उसको ऐप क्लास दिया, ऐप क्लास क्या करता, अलाइन सेंटर करता, और बाद में अपन ने क्या करा, ये डिव के अंदर कॉमा करके क्रिएट एलिमेंट करा और h1 टैग डाला और गेटिंग स्टार्टेड उसका टेक्स्ट लिखा। समझ आ रहा है? तो अब ये सेम चीज को मैं एक डिव में लिखूं तो कैसा लिखूंगा, ये सेम चीज को गेटिंग स्टार्टेड को मेरे को यहाँ पे लिखना है, JSX में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, सिर्फ रिटर्न करूंगा मैं, और रिटर्न में क्या करूंगा, डिव डिव, और ये डिव को क्या करूंगा मैं, क्लास नेम दूंगा और उसको ऐप लिखूंगा, और इसके अंदर क्या करूंगा, h1 टैग डालूंगा, और इसके अंदर क्या डालूंगा, गेटिंग स्टार्टेड। तो एक्चुअल में अपने को ये सिंपल है कि ये सिंपल है? हाँ, नीचे वाला सिंपल है ना, तो ये पावर कौन देता अपने को नीचे वाला लिखने का, JSX देता। हाँ, JSX जावास्क्रिप्ट XML बोलकर है, तो वो क्या करता है, तुम्हारा जो अपन ने जो ये ऐसा वाला सिंटैक्स जो HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा, उसको क्या करता है, एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसका टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं है, मैंने खाली एग्जांपल के लिए बताया कि उन्हें क्या करता है। दे आर JSX कंपाइलर कन्वर्ट, देखो तुम्हारे पास ये JSX सर्विस है, ये देखो उसने ये डिव लिया हेलो JSX, और फिर उसने लेबल वगैरह लिया, तो उसने कैसे उसको कन्वर्ट करा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव लिया, फिर वो एलिमेंट के अंदर ये एरे के अंदर उसने दो एलिमेंट डाले, मतलब दो चाइल्ड है, ये डिव के अगर दो चाइल्ड है तो क्या करना पड़ेगा, एरे डालना पड़ेगा, बराबर। एरे डाल के उन्होंने उसके अंदर दो चाइल्ड बनाया, इस तरीके से उसने उसको अलग अलग तरीके से उसने उसको वो किया। तो जनरली ये कौन करता है, बैबल करता है। ये कौन करता है काम, बैबल। बैबल इज अ टूल that will help you convert your JSX to React, मीन्स JSX टू जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के। ऐसा वैसे तो बैबल का बहुत सारा काम है, बैबल ही तुम्हारा ये पूरा, ये जो है ना तुम्हारा पूरा काम, कि ये इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, फिर इधर उधर करके पूरा एक फाइल बनाना और ये बिल्ड बनाना, ये किससे पॉसिबल है, बैबल। तो बैबल इज अ वेब पैक टूल, मतलब ये पैकिंग और पूरा वो सब करता, बिल्डिंग एंड पैकिंग टूल है। इन्हें क्या करता है, इन्हें कंपाइलेशन, बिल्डिंग, पैकिंग वगैरह सब करता है। तो अपने को कुछ करना नहीं पड़ता, इंटरनली वो हो जाता, रिएक्ट ने करा हुआ है इंटरनली, बट इन द एंड ये आता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक इवन ये जो बैबल है ना, अभी अपन कोड किस में लिख रहे हैं, हाँ VS कोड में तो लिख रहे थे भाई, वो तो खाली टूल है, उसकी जगह तू कोई भी टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकता है। HTML, React और ES6 वर्जन,
बराबर। अपना रिएक्ट जो है वो ES6 एंड अबव के ऊपर काम करता है। अब बहुत सारे ब्राउजर वो सपोर्ट नहीं करते ES6, बराबर। तो सभी ब्राउजर को जो डिप्रिकेट जो जो ओल्डर ब्राउजर है उन्होंने कैसे सपोर्ट करना। अब लोग तो विंडोज 10 आज भी यूज करते हैं, विंडोज 7 आज भी यूज करते हैं। तुमने अगर न्यू वेबसाइट लॉन्च करी तो तुम्हारी न्यू वेबसाइट विंडोज 7 पे चलेंगी क्या, XP पे चलेंगी क्या? क्योंकि वहां का जो ब्राउजर है वो तो ओल्डर ब्राउजर है। विंडोज 7 का जो ब्राउजर है वो क्या है, ओल्डर ब्राउजर है। तो ओल्डर ब्राउजर में चलेगा क्या अपना कोड, क्योंकि 2015 के बाद से ये फीचर्स आए वाले हैं ब्राउजर को, बराबर। तो कौन हेल्प करेगा अपने को इसको कन्वर्ट करने के लिए, बेबल यूज करेंगे। तो अभी देखो जैसा कि अपना कांस्टेंट बोल के कीवर्ड आया था, कांस्टेंट x इज इक्वल्स टू 10, ये क्या हुआ, रिएक्ट नहीं, स्टेज 2 भी नहीं। Babel is a JavaScript compiler, जैसा कि we used to convert the ES to the backward compatible version, मतलब पुराने वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए ये टूल यूज होता था। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं ट्राई इट आउट पे जा रहा हूँ। मैंने ना, मैंने पुराना टारगेट, टारगेट क्या है, हाँ देखो इन्होंने क्या करा, जैसा कि अभी मैंने, अभी कॉन्स्ट कीवर्ड था क्या, कॉन्स्ट कीवर्ड था क्या पहले, नहीं था, बराबर। तो उन्होंने क्या करा, ऑटोमेटिकली क्या करा, वार कर दिया उसको। समझ में आ रहा है? पहले अभी मैं कॉन्स्ट फुल नेम बोलकर एक फंक्शन लिखता हूं, ये क्या है, एक एरो फंक्शन है। पहले था क्या एरो फंक्शन, उसने क्या किया, पुराना फंक्शन के सिंटैक्स पे आ गया उन्हें, बराबर, कॉल बैक। तो देखो बैबल क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हाँ पुराने डाउनग्रेडेड ब्राउजर वर्जन पे सपोर्ट करने के लिए। तो बैबल इज अ कंपाइलर दैट विल हेल्प अस टू कन्वर्ट द, पहले तो वो JSX को जावास्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, प्लस जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट फीचर को ऑटोमेटिकली डाउनग्रेडेड ब्राउजर में ऑटोमेटिकली सपोर्ट करना चालू करता है वो। समझ में आ रहा है? तो दो तीन काम है बैबल के, एक नहीं है। मतलब अभी तुम अगर ये ब्राउजर मेरा ओल्ड ब्राउजर होता था और मैं उसको ये जावास्क्रिप्ट का ES6 के फीचर का कोड देता था, उसको लोड करता था उसके अंदर, तो उन्हें क्या करता था, वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्या करता, पहले बैबल यूज करता और कन्वर्ट करता अपने जो भी मैं ब्राउजर खुद सपोर्ट करता है उसके अंदर, और फिर वो अपना कोड रन करता है उसके अंदर। तो हमेशा सपोर्ट तो जाना नहीं चाहिए, राइट, यूजर को डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। तो उस केसेस में बैबल हम लोग यूज करते हैं। इवन बैबल, बैबल का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह ये वो सब तुम देख सकते हो कि तुम कैसे अपने बैबल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी देखो इसने यहाँ पे ये मैप लिखा, मैप के अंदर उसने ES6 का एरो फंक्शन डाला। देखो यहाँ पे मैप लिखा और मैप के अंदर उसने क्या करा, ES6 का एरो फंक्शन डाला। तो देखो उसने क्या किया, उसको
नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट किया, एरो फंक्शन नहीं चलता है बोल रहा है। समझ में आ रही है? अपने को कुछ नहीं करना पड़ता, ये खाली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता अपने को। configuration.js देता उन्हें वो मतलब अभी तो अपने को कुछ भी करना नहीं पड़ता, लेकिन ये नॉलेज होना, और कभी कभी अगर तुमको एक्सप्लिसिटली करना पड़ा कोई कंपनी में तो करना पड़ता है, लेकिन पता भी रहा काफी है। ये सब बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली होता तुम्हारे लिए। सेम चीज इसी के अंदर है, जैसे कि अभी ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक्चुअल में JSX इज नॉट HTML, JSX ये HTML नहीं। Without any input, so no props or state, and with a simple h1 in a div output. On the left side, the component is written in the special JSX syntax. Remember how I said we don't write HTML at all in React, and instead we use the React API to generate our views? In a way, this JSX syntax that you see on the left is the compromise to that rule. It makes our task of using the React API as close as possible to writing HTML. But एक्चुअल में अगर अपने को रिएक्ट में ये कोड लिखना होता था तो सही तरीका रिएक्ट में लिखने का क्या है, ये ऊपर वाला है, बराबर। क्यों? क्योंकि अपन रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज कर रहे, उसकी लाइब्रेरी यूज करके लिख रहे, क्रिएट एलिमेंट कर रहे वगैरह कर रहे, बराबर। तो एक्चुअल में रिएक्ट को ऐसा लगता, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे JSX यूज कर रहे हैं, इनबिल्ट JSX हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अपन एक रिटर्न डिव डायरेक्टली अगर अपन HTML अपने फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, JSX का यूज कर रहे हैं। JSX का काम क्या है कि ये जो पूरा डिव है उन्हें क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिएक्ट के कोड में कन्वर्ट कर देता है और फिर बाद में ब्राउजर को देता है। और ब्राउजर को जाने से पहले और 2-3 कन्वर्जन होते हैं इन द एंड तक। ये बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना डिटेल तुमको पता, ये सब ऑटोमेटिकली होता है तुम्हारे वास्ते बैकग्राउंड में, लेकिन एज अ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तुम लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर तुम लोगों को फॉर्मुलेट करके रखना चाहिए। it is not HTML. It simply gets compiled to the pure JavaScript calls that you see here on the right. These React.createElement calls that you see on the right are what we ship to browsers. They are the JavaScript representation of this component's DOM, and they are what React can efficiently translate into actual DOM operations to be performed by the browser. This is important to understand, but how about we stop with the theory and slides and write some code to understand all these concepts better? Control Enter to execute, and you should see a button with a label of test. तो अभी मैं एक ठीक है, अभी अपने ब्राउजर पे क्या दिख रहा है, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड दिख रहा है, बराबर। चलो, तो अब मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं, मेरा पहला कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाने का बोले तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, फंक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन कंपोनेंट बना रहा हूँ। अब अपना बटन जो रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल बटन रहता है, बराबर। और यहाँ पे कंपोनेंट के नाम सब कैपिटल लेटर से, कैमल पास्कल केसिंग होती है यहाँ पे, मतलब कैपिटल लेटर से चालू होता है, ठीक है। लोअर कैमल केसिंग नहीं है यहाँ पे, अपर कैमल केसिंग है, ठीक है। तो अभी मैं एक बटन कंपोनेंट बना रहा हूं, और ये बटन कंपोनेंट क्या कर रहा है, मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, एक नॉर्मल HTML का बटन। HTML का बटन बोले तो स्मॉल b में रहता, बराबर। टेस्ट बोल के बना रहा हूं, तो ये मैंने क्या बना दिया, एक बटन कंपोनेंट बनाया जिसका नाम हमेशा क्या रहेगा, टेस्ट। मतलब उसके अंदर का जो टेक्स्ट रहेगा बटन का वो क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, बराबर। तो अब ये बटन को मैं कहाँ पे लाऊं, यूज करना है तो HTML में गेटिंग स्टार्टेड के नीचे मैं क्या करता हूं, ये B कैपिटल लिख रहा हूं, देखो अभी मैं। तो ये जो बटन मैंने बनाया ये किसका बटन है, ये मेरा खुद का बटन है। और ये B स्मॉल वाला जो है वो किसका बटन है। तो इसीलिए तुम लोग स्मॉल कैपिटल लेटर बहुत ध्यान से देखो कोडिंग में। मैं तुम्हारा स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखो, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखो। फाइल के नाम में स्पेस मत दो, कैमल केसिंग यूज करो जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो।
नाम अच्छे से दो, फाइल के नेम अच्छे से दो, कौन से फोल्डर में है ये ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है। अभी ये बटन बी जो कैपिटल है ये क्या है, ये मैंने खुद एक फंक्शन बनाया हुआ है बटन। अभी देखो अभी मेरे ब्राउजर पे क्या आ गया, एक बटन आ गया, टेस्ट बटन आ गया ना। तो इस तरीके से मैंने ये बटन बोल के मेरा पहला फंक्शन कंपोनेंट बनाया, और वो मेरा पहला फंक्शन कंपोनेंट को मैंने क्या कर दिया, अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर से कॉल कर रहा मैं उसको। कहा तो क्या होगा पहले, ये जैसी यहाँ पे जैसी ये क्या हो रहा, मतलब ये यहाँ पे डाला बोले तो क्या हो रहा, कॉल हो रहा वो फंक्शन को, बराबर। जैसी ये कॉल होगा तो इन्हें क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये बटन, बराबर। ये जैसी रिटर्न करेगा बटन तो ये बटन क्या हो जाएगा, रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाद में वो ऐप क्या करेगा, उधर ऐप कॉल हो रहा कहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐप कहाँ रिटर्न हो जाएगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। और ये यहां से क्या होगा, वो जो रूट एलिमेंट है वो रूट एलिमेंट के नीचे क्या हो जाएगा, ये अपना पूरा, ये पूरा कोड अपना क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐप ये आ जाएगा, और ये यूज ट्रिक ऊपर लिख के आ जाएगा, इसके बजाय क्या आ जाएगा, यूज ट्रिक लिख के आ जाएगा सिंगल कोट्स में ऊपर, जो अपन ने देखा था यूज ट्रिक का एग्जांपल। और फिर बाद में वो रेंडर कहाँ पे हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। रूट में हो जाएगा बोले तो कहाँ पे हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जो ये रूट है, ये इसके अंदर अपना ये पूरा कोड आ जाएगा, बराबर। तो हर फंक्शन, हर रिटर्न 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 होके किधर जाने वाला है, एंड में यहाँ पे जाने वाला है इसके अंदर। तो समझ रहा है ये, बनाओ ये एक बटन कंपोनेंट, तुम लोग सब एक बटन कंपोनेंट बनाओ। नाम कुछ भी दो तुम, बटन दो या बटन एक्स दो या बटन टेस्ट बटन करो इसको। इसका नाम मैंने बटन टेस्ट कर दिया, कुछ भी नाम दो इसको। ये तुम्हारा खुद का बटन है, ये तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी है। ये तुम्हारा खुद का बटन है, बस उसको कॉल करना है तो उसका नाम सेम रखो।
सब लोग ने एक बटन बनाया अपने अपने पेज में। हाँ, फंक्शन बनाओ, रिटर्न करो बटन। बैबल से क्या होता है तुम्हारे? कोड कंपाइलर है वो, कंपाइलर। हो गया क्या सभी का? अब अपन क्या कर सकते हैं, ये कंपोनेंट अपन ने इसी के अंदर लिखा, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक अलग फाइल में भी लिख सकते हैं इसको। ये देखो, मैं क्या करता हूँ अभी, एक न्यू फाइल एसआरसी के अंदर हूं मैं। देखो ये एसआरसी फोल्डर में हूं मैं, ये एसआरसी फोल्डर के अंदर एक मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ, बटन टेस्ट डॉट जेएस। और जो भी कंपोनेंट के फाइल के नाम भी रहते हैं वो कैपिटल से ही चालू होते हैं, जो भी जेएस फाइल्स भी होते हैं। सिर्फ इंडेक्स डॉट जेएस छोड़ के जो भी कंपोनेंट है, जो भी फाइल कंपोनेंट है, उनके भी, फाइल के नाम भी और उसका कंपोनेंट का फंक्शन का नाम भी, ये दोनों भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर कंपोनेंट को ये दूसरे फाइल में उठा के लेके चले गया, और यहाँ पे मैं खाली कर रहा हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब मैं क्या बढ़ रहा हूं, बटन टेस्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन टेस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये बटन टेक्स्ट को भी एक्सपोर्ट कर दे रहा हूं। app.js से मैंने ये निकाल दिया, तो अब ये बटन टेस्ट को मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट इंपोर्ट बटन टेस्ट फ्रॉम बटन टेस्ट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो ये इसको मिल जाएगा, तो सेम कोड चलेगा मेरा, कोई डिफरेंस नहीं, सेम कोड चलेगा मेरा, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, मतलब मैंने वो जो फंक्शन लिखा था, फंक्शन बटन टेस्ट, और जो रिटर्न कर रहा था उसको एक अलग फाइल में बना दिया, जिसका नाम मैंने एसआरसी के अंदर डाल दिया, और उसका नाम मैंने बटन टेस्ट डॉट जेएस फाइल रख दिया। वो फाइल को फिर मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसका फाइल का फंक्शन का नाम दे दिया मेरा। और फिर ऐप डॉट जेएस में मैंने क्या किया, इंपोर्ट बटन टेस्ट फ्रॉम ये बटन टेस्ट डॉट जेएस। तो वो इंपोर्ट हो गई फाइल, और अब मैं उसको एज अ टैग इन्वोक कर रहा हूँ, यहाँ से उसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये अलग फाइल में लिख जाके करो एक बार उसको, सब लोग अपने अपने सिस्टम पर अलग फाइल में लेकर जाकर करो।
यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करा। सब लोग जल्दी जल्दी करो।
हो गया क्या रे? कब से कर रहे हैं? हो गया सबका? चलो फिर। Now, I intentionally rendered a button component and a button element in this example. This is to make you aware that the capitalization here is not optional. React has some rules here. A component name has to start with an uppercase letter. Because if you don't do that, React will think you meant an HTML element. For example, if we named our React component lowercase b button and try to render that here, React will just render an empty button element here, and it will really not use this function up here at all. This is a beginner mistake. Always name your components with an uppercase first letter. This rendered button here is not interactive yet. To make it so, we'll need to introduce some state to this component. We'll use the simple and powerful React hooks to do that in the next video. Continue. हो गया क्या यहाँ तक सबका? ठीक है, इसके आगे अपन कल करेंगे। हाँ बोलो। नई बैच कब से चालू? क्यों अब? 4-5 जने हैं। अच्छा, नई बैच मुश्किल है। नई बैच अभी इंशाल्लाह रमजान के बाद। अच्छा,
नहीं तो यहाँ पर आके स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो 1 अप्रैल से भी एक चालू होंगी, लेकिन वो थोड़ी फास्ट ट्रैक बैच रहेंगी। उसका मेरा डिस्कशन चल रहा है। मेरा एक इंस्टीट्यूट से टाई अप हुआ है। वो इंस्टीट्यूट के 20-25 बच्चों को पढ़ाना है, 30 बच्चों को। यहाँ पे क्या है, 5-6 बच्चे आ रहे हैं, वो भी फीस नहीं दे रहे। तो एटलीस्ट वो लोग तो भी देंगे, तो भी मजा आएगा। तो 1 अप्रैल से तो तुम लोग सब भी वो बैच में वापस आओ, लेकिन वो प्योर इंग्लिश बैच रहेंगी, क्योंकि वहां पर बैंगलोर के बच्चे हैं पूरे, उनको हिंदी समझ में नहीं आती। सो जिसको भी वो करना है वो कर सकते हो। डेली 3-3 घंटे का रहेगा वो, सुबह और मतलब 1 अप्रैल से है वो, अभी नहीं है। अभी तो अपना ही 1 महीना अपने को ही खत्म होने को लगेगा, जिस स्पीड से अपन जा रहे हैं। फिर तुम लोग ये खत्म होने के बाद तुम लोग इंटरव्यू सेशंस वगैरह करने का चालू करोगे, तो वो नई बैच इंशाल्लाह। लेकिन वो भी 1 अप्रैल से मेरे को वो इंस्टीट्यूट का फोर्स है बोल के चालू करना है, नहीं तो मैंने वो इंस्टीट्यूट वालों को बोला था कि 1 मई से करो, क्योंकि रमजान है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से ही अपने को करना पड़ेगा। मैं अपडेट करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह 1 मई से तो चालू ही हो जाएंगी। नहीं तो अगर ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक बैच में जो बच्चे हैं ऑलरेडी बैचलर्स बच्चे हैं, जो कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड के हैं थोड़े से, तो इनको मैं नहीं तो स्क्रैच, हाँ मतलब अब हम लोग जैसा सीख सकते हैं अब वो फास्ट बैच में, मगर हाँ कोई नया तो नहीं आएगा ना। हाँ, मतलब जिसका स्क्रैच प्रोग्रामिंग वगैरह या फिर ये तुम लोग का हुआ, तो वो लोग तुम लोग तो आ ही सकते हो वो। बट एकदम फ्रेशली नया चालू करना है स्क्रैच से बोले तो फिर नहीं वो नहीं जमेगा। तो 1 मई से ही रहेगा। ठीक है ठीक है। नहीं क्योंकि आपने मार्च का डाले थे ना आपका, इसलिए मैं पूछ लिया कल। एक हाँ, मार्च है। मार्च का डाला था मैं, लेकिन वो कैंसिल भी हो गया है। खैर मैं एक अपडेट डालता हूँ उसके लिए। ठीक है। तो तुम लोग वो नेक्स्ट ये जो फास्ट ट्रैक बैच हो रही है, मैं तुम लोगों को भी डाल दूंगा उसमें, लेकिन तब तक शायद तुम्हारा ये रिएक्ट वगैरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे क्या कर सकते हैं आगे। कोई क्वेश्चन और किसी को? ठीक है, चलो बाय।